विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम्राट अकबर के बारे में, जिन्होंने 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सिंहासन को संभाला और 1605 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। मुगल वंश की स्थापना, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बाबर ने 1526 ईस्वी में की और उसके द्वारा स्थापित ये वंश अनेक उत्थान पतन के साथ 1857 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इस लंबी अवधि में इस वंश में अनेक शासक हुए, पर उनमें सबसे यशस्वी और प्रतापी शासक अकबर को ही माना जाता है। मुगल साम्राज्य रूपी गगन में यदि आज भी कोई देदीप्यमान सितारा है तो वह केवल अकबर है। वह हिंदू और मुसलमान दोनों का आदर का पात्र रहा। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु पर वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को दोपहर के समय गुरुदासपुर जिले के कलानूर नामक स्थान पर गद्दी पर बैठा। इससे पहले दिल्ली में 11 फरवरी को ही उसके सम्राट बनने की घोषणा कर दी गई थी। कलानूर में राज्याभिषेक होने के पश्चात अकबर दिल्ली आया तो 17 फरवरी को उसे वहां सोने के सिंहासन पर बिठाकर उसके राज्याभिषेक की खुशी में महान दरबार आयोजित किया गया। ये उत्सव 11 मार्च तक चलता रहा। अब हम बात करेंगे अकबर के बाल्यकाल के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो अकबर का जन्म विद्यार्थियों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उसके जन्म के समय हुमायूं की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और वह जो है 20 साल के राजा के यहाँ अतिथि बना हुआ था। हुमायूं को पुत्र जन्म की खबर सर्वप्रथम तारदी बेग ने सुनाई। इस शुभ अवसर पर हुमायूं अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने सरदारों को कुछ भी बांटने में, जो कि पुत्र होने की खुशी में वह बांटना चाहता था, उसमें वह असमर्थ था। परंतु फिर भी उसने अपने साथियों को, सरदारों को कस्तूरी दी और कहा कि मैं कामना करता हूं कि मेरे पुत्र की कीर्ति भी इस कस्तूरी की सुगंध की तरह ही विश्व में फैले। यानी जिस तरह कस्तूरी की सुगंध इस शिविर में फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र की यश गाथा भी जो है पूरी दुनिया में फैले। अकबर का राज्यकाल जो है, या अकबर का जो बाल्यकाल है, वह राजकुमारों की भांति सुख में नहीं बीता, क्योंकि उसे अपने पिता के साथ इधर से उधर पलायन करना पड़ा और 5 साल की उम्र तक वह जो इधर से उधर जो है भटकता रहा। अपने चाचा के साथ उसे रहना पड़ा। उसके बाद जब वह 5 साल का हुआ तो उसकी पढ़ाने की व्यवस्था की गई, लेकिन अकबर की रुचि पढ़ने में नहीं थी। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि एक को बदलकर दूसरा, इस प्रकार कई शिक्षक उसके लिए नियुक्त किए गए, परंतु वे सभी उसे पढ़ाने में असमर्थ रहे, क्योंकि उसकी रुचि पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद की ओर ज़्यादा थी और उन्हीं में वे जो है ऊंट, घोड़े, कुत्ते, कबूतर इत्यादि जानवरों के प्रेम में ही वो ज़्यादा मग्न रहता था। अबुल फजल के अनुसार उसका पवित्र हृदय और पवित्रता कभी बाह्य ज्ञान की ओर उन्मुखी नहीं हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अकबर के राज्यारोहण की तरफ। तो जैसा कि अभी पूर्व में हमने कहा कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था और मुगल साम्राज्य में उस समय परिस्थितियां काफ़ी जो है उसके विपरीत थी और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब अकबर के बारे में निज़ामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि जब वह कलानूर में गद्दी पर बैठा तो ये नहीं कहा जा सकता था कि उसके पास कोई राज्य था। बैराम खां के नेतृत्व में जो छोटी सी सेना थी, उसका कुछ डगमगाता हुआ सा अधिकार पंजाब के कुछ जिलों पर था और वह सेना भी ऐसी नहीं थी जिस पर विश्वास किया जा सके। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि बालक बादशाह के राज्याभिषेक से केवल प्रभुत्व शक्ति पर दावा कायम हुआ। कलानूर में उसके संस्कार के समय उसके पास कोई निश्चित राज्य नहीं था। अतः स्पष्ट है कि जब अकबर सम्राट बना उस समय दिल्ली की गद्दी संकटपूर्ण थी। चारों ओर से कठिनाइयां उसके सामने प्रस्तुत थीं। डॉक्टर मजूमदार भी कहते हैं कि 1556 ईस्वी में भारत की तस्वीर एक अंधेरी एवं पेचीदा थी, परंतु धैर्यवान अकबर इन कठिनाइयों से विचलित नहीं हुआ। उसने वीरता से इन कठिनाइयों का सामना किया
तथा उनके समाधान में सफल भी रहा। उसके प्रारंभ में जो कठिनाइयाँ थी, उसमें कुछ राजनीतिक कठिनाइयाँ भी थी, कुछ पारिवारिक कठिनाइयाँ थी, आर्थिक कठिनाइयाँ भी थी, सैनिक कठिनाइयाँ भी थी। लेकिन अकबर ने धीरे धीरे उन्हीं सभी समस्याओं को जो है समाप्त किया और अपनी सत्ता को जो है उसने मजबूत किया। अकबर के समय में जो एक युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध ने मुगलों की सत्ता को भारत में मजबूत कर दिया और साथ ही भविष्य में अफगानों की सत्ता जो है भारत में स्थापित नहीं होगी, यह भी तय उसके द्वारा हो गया। अब इसके बाद में अकबर चूंकि उस समय अल्पायु था, तो निश्चित तौर पर बैराम खां जो है वो उसका संरक्षक बना। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद जो है बैराम खां का जो है वो भी पतन हो गया। जब अकबर वयस्क हुआ तब उसे लगा कि उसे सत्ता खुद संभालनी चाहिए। तो बैराम खां जो है 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। 1560 ईस्वी तक अकबर स्वयं शासन संभालने के योग्य हो चुका था विद्यार्थियों। अतः उसने स्वतंत्र शासक बनने का निश्चय किया और उसने अप्रत्यक्ष रूप से बैराम खां को ये जताने की कोशिश की कि अब तक आपने अपना राज्य जो है मुगलों का उन्होंने संभाला है, अब वह अकबर स्वयं चाहता है कि शासन सत्ता अपने हाथ में ले लूं। और इसलिए उसने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मक्का की यात्रा करें, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र स्थान था और काफ़ी समय से वो बैराम खां वहाँ जाना भी चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में स्पीयर ये लिखता है कि अकबर ने बैराम खां को उसी तरह हटा दिया जैसे केसर विलियम द्वितीय, जो कि जर्मनी का सम्राट था, केसर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को हटा दिया था, जो कि उसका चांसलर था। तो इस प्रकार अकबर ने जो है बैराम खां को मक्का में प्रस्थान करने का कहा। लेकिन दुर्भाग्यवश बैराम खां जब मक्का की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में ही जो है पट्टन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि अफगानों की सत्ता को समाप्त करने में बैराम खां का योगदान रहा था। और बैराम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम, उसका संरक्षक अकबर बना और उसको हरम में जगह दी गई, वहीं उसका पालन पोषण हुआ, जो आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में एक शामिल हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना, जिसके अब्दुल रहीम के दोहे हम लोग पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगी अकबर का साम्राज्य विस्तार क्या था और अकबर के काल में राजनीतिक एकीकरण किस प्रकार हुआ। अकबर ने बैराम खां के संरक्षण को छोड़ा। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ समय तक वह जो है 1560 से लेकर 62 ईस्वी का जो समय है, उस समय वो का जो शासन है इतिहास में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उस समय अकबर जो है हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा और उसकी जो है कार्य थे, नीतियां थी, उसके ऊपर उन लोगों का प्रभाव रहा। लेकिन जल्द ही वह इन सबसे मुक्त हो गया और 1562 के बाद उसने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने शुरू कर दिए। तो अकबर के द्वारा साम्राज्य का प्रसार किस प्रकार किया गया और राजनीतिक एकीकरण किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा मैं अब आपसे करना चाहूँगी। तो अकबर साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका ये कहना था कि एक सम्राट को विजय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, नहीं तो उसके पड़ोसी उसके विरुद्ध शस्त्र उठा लिया करते हैं। अतः अकबर ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। उसकी विजयों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला उत्तरी भारत की विजय, दूसरा जो है काबुल, कंधार और बलूचिस्तान विजय, एवं तीसरा है दक्षिण भारत की विजय। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी भारत की विजय की। और उत्तर भारत में अकबर का जो अभियान है, पहला अभियान हुआ था मालवा के खिलाफ, जो कि 1561 ईस्वी में किया गया। इस समय मालवा पर बाज बहादुर का शासन था और निजामुद्दीन कहता है कि अपने समय में बाज बहादुर संगीत और हिंदी गायन में बड़ा ही निपुण था। उसका अधिकांश समय गवैयों में व्यतीत होता था। इस समय अकबर को ये जानकारी मिली कि बाज बहादुर जो है वो रास रंग में डूब गया है और उसे अपने राज्य की कुछ चिंता नहीं है और लोग उससे दुखी हैं। बाज बहादुर रानी रूपमती नामक एक हिंदू स्त्री से प्रेम भी करता था। अकबर के आदेश पर 1561 ईस्वी में आदम खां तथा पीर मोहम्मद ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और बाज बहादुर जो है
मुगल सेना से पराजित हुआ और वह दक्षिण की ओर भाग गया। कुछ समय भटकने बाद बहादुर जो है उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने भी उसे अपना मनसबदार बना लिया, जो कि एक पद मुगल शासन में उस समय था। और इसके बाद जो है मालवा मुगल राज्य में मिला लिया गया। तो विद्यार्थियों, मालवा विजय जो कि 1561 में की गई, वो अकबर की पहली उत्तरी भारत में एक विजय थी। उसके बाद उसने जो है गोंडवाना को अपना लक्ष्य बनाया और गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में की गई। अकबर की आज्ञा पर 1564 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार आसफ खान ने गोंडवाना के अल्पायु शासक वीर नारायण पर आक्रमण कर दिया। वीर नारायण की माता दुर्गावती ने मुगलों का डटकर सामना किया, किंतु वह पराजित हुई और इस प्रकार गोंडवाना पर भी अकबर का अधिकार हो गया। इसके बाद अकबर राजस्थान की ओर बढ़ा, राजपूताना की ओर, और चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और चित्तौड़ विजय हुई 1567-68 ईस्वी में। अकबर ने राजपूताना पर अधिकार करने के लिए शक्ति तथा कूटनीति दोनों से काम लिया। अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों के साथ उसने मित्रता एवं उदारता का व्यवहार किया। दूसरी ओर जो राजपूत शासक उसका प्रतिरोध कर रहे थे, उनके साथ उसने कठोर व्यवहार किया। राजपूताना में अकबर की विजयों में चित्तौड़ विजय प्रमुख मानी जाती है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगल आक्रमण के विद्यार्थियों 3 कारण थे मोटे तौर पर। उसमें पहला था, उत्तरी भारत का शासक बनने हेतु अकबर के लिए मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। दूसरा, मेवाड़ के राणा उदय सिंह स्वाभिमानी था। वह अकबर को विदेशी मानता था और उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को भी वह जो है कायर कहता था। वहीं उदय सिंह ने बहादुर को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अतः अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया और अकबर की आक्रमण की सूचना मिलते ही मेवाड़ के मंत्रिपरिषद ने निश्चय किया कि राणा उदय सिंह को पश्चिमी मेवाड़ में किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। यद्यपि राणा पहले इस बात के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन मंत्रिपरिषद के आग्रह पर उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ा तथा अपने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर उन्हें जाना पड़ा। कर्नल टॉड एवं वी.ए. स्मिथ ने राणा के इस कार्य को कायरतापूर्ण माना है। राणा की अनुपस्थिति में राजपूतों ने जयमल एवं पत्ता के नेतृत्व में महीनों तक मुगलों से संघर्ष किया। अतः मुगलों को असाधारण कठिनाइयों का सामना भी विद्यार्थियों करना पड़ा और एक अवसर पर तो अकबर इतना ज़्यादा निराश हो गया कि उसने विजय प्राप्त करने के लिए अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे तक पैदल यात्रा करने की मन्नत भी मांगी, ऐसा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है। 23 फरवरी 1567 ईस्वी को रात्रि को दुर्ग में मरम्मत करते समय विद्यार्थियों जयमल, जो कि एक प्रमुख सेना नायक था राजपूतों का, तो अकबर की बंदूक का वह निशाना बन गया। इससे राजपूत जो है निराश हो गए और जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया और जो राजपूत जो है रणबांकुरे थे उन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। इसके बाद अकबर ने रणथंभौर और कालिंजर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मुगल सेना ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर व के शासक राव सुरजन को घेर लिया। सुरजन हाड़ा ने कुछ संघर्ष के बाद अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों रणथंभौर भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा सूरजहाड़ा को गढ़कंटक का किलेदार बना दिया गया। अब अकबर ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। वहां के शासक रामचंद्र ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कालिंजर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और रामचंद्र को इलाहाबाद में एक जागीर दे दी गई। विद्यार्थियों, ये तो ऐसे जो राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों से प्रतिरोध किया। वहीं कुछ राजपूत शासक ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर ली। इनमें आमेर यानी जयपुर के शासक बिहारीमल यानी भारमल ने अकबर की अधीनता 1562 ईस्वी में स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। अकबर ने भी भारमल के पुत्र तथा पोत्रों को अपने दरबार में उच्च मनसबदार बना दिया। मारवाड़ नरेश चंद्रसेन तथा बीकानेर नरेश कल्याणमल ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। विद्यार्थियों, अब आगे हम बढ़े तो मेवाड़ से अकबर का पुनः संघर्ष हुआ 1572 से 97 ईस्वी के दौरान। अकबर मेवाड़ को अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहता था, जबकि 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका वीर पुत्र प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और
शासक बनते समय मेवाड़ ने भी ये प्रण लिया कि वे अंतिम सांस तक मुगलों से संघर्ष करेंगे और मेवाड़ को मुगलों के पंजों से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा उन्होंने की। और अकबर ने भी मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजकर प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने एवं समझाने का प्रयत्न किया, किंतु प्रताप ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। अंत में अकबर ने 1576 ईस्वी में मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना प्रताप के खिलाफ भेजी। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ हल्दी घाटी के मैदान में, और प्रताप और इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसे निर्णायक युद्ध आमतौर पर नहीं माना जाता है। और इस युद्ध के बाद भी प्रताप तथा अकबर में संघर्ष चलता रहा। मुगल सेना ने मेवाड़ के कई दुर्गों पर अधिकार कर लिया। स्वतंत्रता के इस जो पक्षधर थे प्रताप, उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, किंतु उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अपने अंतिम समय में प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरे मेवाड़ पर अधिकार वापस से कर लिया था। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी मुगलों सेना का जो है सामना करने का निश्चय किया और अधीनता नहीं स्वीकार करने का प्रण उन्होंने भी लिया। अकबर ने 1599 ईस्वी तक मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। इस प्रकार अकबर अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी संपूर्ण मेवाड़ का स्वामी नहीं बन सका। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात विजय की। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने जो है गुजरात पर आक्रमण किया, और वहाँ पर जो शासक था मुजफ्फर शाह, उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने बाध्य कर दिया। इसके बाद मुगलों ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित करके सूरत पर अधिकार जमा लिया, और खाने आजम मिर्जा कोका को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। अकबर ने 6 महीने बाद गुजरात में हुए विद्रोह को भी कुचल दिया। वी.ए. स्मिथ ये लिखते हैं कि गुजरात विजय अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे उसे अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ एवं उसका पश्चिमी तट वे पुर्तगालियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम बंगाल विजय की। 1574 ईस्वी में बंगाल विजय की गई मुगलों के द्वारा, अकबर के द्वारा, और बंगाल का शासक सुलेमान किरानी जो था, उसके अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद गद्दी पर बैठा, जिसने अकबर को चुनौती दी और पटना पर अधिकार कर लिया। अकबर ने भी कूच करके यानी वह सैन्य अभियान किया और हाजीपुर और पटना पर अधिकार कर लिया, तथा टकरोई नामक स्थान पर उसने दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। अकबर ने उसे क्षमा करते हुए बंगाल का शासक भी बने रहने दिया, किंतु कुछ समय बाद उसने पुनः विद्रोह कर दिया, तो अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अकबर जो है उसने उत्तरी भारत को किस प्रकार विजय किया, और साथ ही जो है किस प्रकार एक के बाद एक उसने विजय की और अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का निरंतर जो है विस्तार करता चला गया। हम अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 जो इसका होगा उसमें देखेंगे कि किस प्रकार दक्षिण भारत और शेष भारत को अकबर ने विजय किया और उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला। धन्यवाद।